हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन टॉम। लेकिन टॉम मैं एकदम ऐसा नहीं कि स्टार्ट करने पे आपको मैं ये बताऊँ कि चैप्टर्स पढ़ने ये पढ़ना फिर उसके बाद स्टार्ट कर दिया। नहीं, मेरी अप्रोच ये रहती है कोई भी सब्जेक्ट है तो हमें नीड क्या है उसको पढ़ने की, उसको पढ़ने के बाद हम क्या चीज़ सीखेंगे। ठीक है, ये चीज़। और दूसरा क्या है कि अगर मुझे आप फॉलो कर रहे हो तो एक बात तो आप समझ लो कि मैं कंसेप्चुअली चलता हूँ। कोई भी टॉपिक यहाँ पे आपको जो लिखा मिलेगा या जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें हमेशा ये आपको पहले से पता रहेगा कि ये पढ़ने की हमें नीड क्यों है और ये पढ़ने के बाद क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कुछ ना कुछ पहले नीड होती है हमारी। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने के लिए ही हम जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है। तो वही मैं आपको पूरा बताऊंगा कि हमें क्या इससे मिलने वाला है, थ्योरी ऑफ मशीन क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस एंड व्हाट देन वी विल एंटर इनटू द थ्योरी ऑफ मशीन। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप बताइए भाई, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग को डिस्कस करते हुए मैं सीमलेसली आई विल एंटर इनटू द थ्योरी ऑफ मशीन। तो ये पोर्शन को स्किप मत करना, क्योंकि ये मान लो कि थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट हो चुका है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, इसका एक लाइन में आंसर ये है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, हम लोग पूरी की पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स ही पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मैकेनिक्स, दैट्स इट। आप कोई भी एक सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं बता सकते हो जिसमें मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, मैकेनिक्स हमेशा लगी ही लगेगी। जैसे आप इंडस्ट्रियल और ऑपरेशन रिसर्च को छोड़ दो, क्योंकि वो हमारा मैकेनिकल का कोर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, बाकी आप कुछ भी ले लो, मटेरियल साइंस भी लोगे, कास्टिंग भी लोगे, ठीक है, वेल्डिंग जॉब लोगे, ये सब लोगे, इसमें मैकेनिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो मैकेनिक्स आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। दैट्स वाई हम कह सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ mechanics is the mechanical engineering. Now what is the mechanics? What is the mechanics? Mechanics की बात करते हैं तो mechanics is the study of motion, study of motion, that's it। और हम इसको थोड़ा सा और सुपरफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं and its cause, and कॉज ऑफ मोशन। तो मैं कह सकता हूं यहां पे एंड इट्स कॉजेज। ठीक है, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स एंड व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज। ठीक है, अब देख सकते हैं हम स्टडी ऑफ मोशन, अपनी मोशन की स्टडी दो टाइप से हम कर सकते हैं। ठीक है, मोशन की स्टडी दो टाइप से कर सकते हैं। क्या? काइनेमैटिक्स, सॉरी, kinematics and this is dynamics। देखिए, काइनेमैटिक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द स्टडी ऑफ मोशन, इट रिप्रेजेंट द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स। तो स्टडी ऑफ मोशन व्हाट इट इज द स्टडी ऑफ मोशन without consideration of cause of motion, cause of motion। cause of motion क्या होता है? फोर्स। भाई किसी भी मोशन को आपको अगर कराना है तो डेफिनेटली आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो कॉज ऑफ मोशन हमारा फोर्स होता है। तो काइनेमैटिक्स की स्टडी में हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, मोशन की स्टडी करेंगे विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस, फोर्स को पिक्चर में लेके नहीं आएंगे। डायनामिक्स में क्या होता है,
इसमें स्टडी सेम चीज है, स्टडी ऑफ मोशन विद कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स। ठीक है, विद कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन। cause of motion। That is force। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज स्टडी ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को फर्दर हमने किया डिवाइड, क्या था, इट वाज काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। अब काइनेमैटिक्स होता है इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस, एंड डायनामिक्स होता है दैट इज स्टडी ऑफ मोशन विद कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स। ठीक है, अब देखो काइनेमैटिक्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आपने जो ऐसी देखी होंगी जो काइनेमैटिक्स की स्टडी करते हैं, मतलब हम मोशन की स्टडी करेंगे बट फोर्सेस को हम काउंट नहीं करते हैं। डायनामिक्स में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो क्या होती हैं, बेस्ड ऑन डायनामिक्स होती है, मतलब फोर्स को पिक्चर में लाया होता है। जैसे हम बात करें अगर काइनेमैटिक्स की, तो काइनेमैटिक्स में आपने जैसे आपने देखा होगा वेलोसिटी होती है। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी इसको लिखता हूं इधर। काइनेमैटिक्स की स्टडी के लिए हमें जो चाहिए होते हैं पैरामीटर्स 2000। वेलोसिटी चाहिए होती है, जैसे वेलोसिटी आप देखो तो इसकी यूनिट आपको मिलेगी मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की आप देखो तो क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर, या हम कह सकते, एक मिनट रुको, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकेंड होगी यूनिट। अब इसकी क्या होती है, dB बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम क्या होता है, एक्सेलरेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जर्क मिलता है dA बाई dt। देखो क्या है ना, ये आपको हर जगह मिलेगा, बहुत जगह जैसे स्टार्ट करते हैं इसी पैटर्न में स्टार्ट करते हैं। क्यों होता है, ये जो जर्क है ना, ये जे, इसका थ्योरी ऑफ मशीन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूँ। तो आप समझे कि भाई काइनेमैटिक्स स्टडी क्या है, इट इज ए स्टडी ऑफ मोशन विदाउट द फोर्स। फोर्स को हम बिना काउंट किए मोशन की स्टडी करेंगे। तो ऐसे पैरामीटर्स जो होते हैं वो ये होते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क, ठीक है, जहां पे हम फोर्सेस को काउंट नहीं करते। हमें मान लो कोई भी हमारी कार है, गाड़ी है, बोल दिया जाए कि भाई इतनी वेलोसिटी से जा रही है, तो हमें ये मैटर नहीं कर रहा आपकी कार है, ट्रक है, आदमी है, साइकिल है, जो भी है, व्हाटएवर, ठीक। तो हम फोर्सेस को काउंट नहीं करते हैं। इसमें क्या है, हम फोर्स को काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आता है इसमें बेसिक, सबसे बेसिक होता है दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। भाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, इसमें बेसिक है फोर्स के पिक्चर में। तो फोर्स बताता है ऐसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, mb। और हम कह सकते हैं क्या होता है, टॉर्क आता है, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम l, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अब देखो, अब आपका क्या है ना कि एक ऐसी आपको ट्रिक बताता हूं कि जो मतलब आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वांटिटी आपको दी गई है, उस क्वांटिटी की यूनिट को देख के यू कैन जज कि वो डायनेमिक्स वाली क्वांटिटी है या फिर हमारी काइनेमैटिक्स वाली है। देखो डायनेमिक्स में फोर्स आता है, और फोर्स में क्या है कि मास रहेगा। भाई हम किसी भी बॉडी का अगर कुछ मास है मान लो, ठीक है, उसी तभी आप उस पर क्या कर सकते हो, फोर्स अप्लाई कर सकते हो, F = m × a, ठीक है। मास 0 होगा तब भी आपका फोर्स 0 होना है, और अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तब भी आपका फोर्स 0 होगा, ठीक। तो F = m × a, मतलब क्या मास तो होना ही चाहिए। तो आप देखो कोई भी अगर आपको क्वांटिटी दी है तो उसकी यूनिट देख लो बस। अगर आपको यूनिट में मास की यूनिट मिल गई, मतलब kg मिल गया, देन आप बोल सकते हो दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज यूज इन द डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के लिए वो हम यूज करते हैं, मतलब उसके आपको वो प्रॉपर्टी निकालने के लिए आपने क्या है, फोर्स को पिक्चर में लिया होगा। जैसे आपने सुना होगा, एक होता है म्यू, एक होता है म्यू और एक होता है न्यू। म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड न्यू इज द काइनेमैटिक विस्कोसिटी। इसकी जो यूनिट होती है दैट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर यही होता है, ठीक है। या एक और होता है kg पर मीटर सेकेंड, ये होती है, ठीक, ओके। अब जो काइनेमैटिक विस्कोसिटी उसकी होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और स्टोक्स होती है
CGS में, ठीक है। तो आप देखो ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसमें क्या है, हमारा मास का टर्म नहीं है, मतलब kg नहीं है, और इसमें kg है, तो मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज अ काइनेमेटिक प्रॉपर्टी, बल्कि नाम भी है उसको, और क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी इज अ डायनामिक प्रॉपर्टी, और उसके नाम में भी इसलिए क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी लिखा गया है, ठीक। तो आप किसी भी यूनिट को, मास की यूनिट अगर उसमें है प्रेजेंट, तो वो क्वांटिटी जो होगी दैट विल रिप्रेजेंट डायनामिक्स, और अगर मास प्रेजेंट नहीं है तो वो रिप्रेजेंट करेगी क्या, काइनेमेटिक्स। इतनी बात आई थिंक समझ में आई होगी। अब हम आते हैं जर्क पे। ये जो एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो जर्क मिलता है। ये जर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लाईव्हील, तब हम लोग समझेंगे कि ये जर्क ने जो है तबाही मचा दी। उस तबाही को रोकने के लिए हम लोग फ्लाईव्हील सिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जर्क ये बहुत खराब चीज होती है, ठीक है। इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि दिस इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज जर्क। अभी जस्ट मैंने आपको बोला मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स, और मैंने कहा कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है। इनफैक्ट कास्टिंग, मटेरियल साइंस, ये सब चीजें इस पे सब में इन्वॉल्व है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं विच आर द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स ओनली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इनफैक्ट वो गेट में उनका वेटेज 25 से 30 मार्क्स का रहता है। तो सिंपल एप्लीकेशन, मतलब सीधे सीधे मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस हैं सब्जेक्ट, जो उनका 25 से 30 मार्क्स रहता है हमारे किसमें, गेट में। तो मैं वो आपको दिखाता हूं कि मैकेनिक्स के ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमारे डायरेक्ट एप्लीकेशन है मैकेनिक्स का, ठीक है। हमारे पास जो है संसार में बॉडीज जो रहती हैं, बॉडीज, ऑब्जेक्ट, मशीनरी, व्हाटएवर इट इज, दो टाइप की होती है। या तो वो क्या होगी, रिजिड होगी, या तो वो क्या होगी, डिफॉर्मेबल होगी। Either we will have rigid body or we will have deformable body। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज अलग समझेंगे हम लोग, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज अलग समझेंगे हम लोग, ठीक है। यहां तक बात समझ रहे हो। अब देखो रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है। देखो रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, कोई भी बॉडी है इफ इट इज सब्जेक्टेड टू सम फोर्स, अगर हमने कोई फोर्स लगाया है इसमें, ठीक है, और अंदर के कोई भी आप पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट, ठीक है, ये है, इनके बीच में गैप ये है बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी अगर ये डिस्टेंस सेम रही, मतलब क्या है, इनके बीच के मॉलिक्यूल्स और पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम रही, उसे हम बोल देंगे द बॉडी इज रिजिड बॉडी। और इन अदर वर्ड्स, इन रिजिड बॉडीज डिफ्लेक्शंस आर नेग्लिजिबल और डिफॉर्मेशंस आर नेग्लिजिबल, ठीक है। डिफॉर्मेशंस इसमें नेग्लिजिबल होंगे, मतलब जीरो ही होंगे। लेकिन हम कभी भी इस दुनिया में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो क्या हो, परफेक्टली रिजिड हो। लेकिन हाँ ऐसी बॉडी है, मान लो ये पेन है, ये भी रिजिड नहीं है, लेकिन हाँ फॉर द लिमिट ऑफ फोर्स, कि एक लिमिट है फोर्स का, उतना तक मैं लगाऊंगा तो ये रिजिडली बिहेव करेगा। लेकिन हाँ अगर मैं क्या कर रहा हूँ, उस लिमिट से ज्यादा अगर फोर्स लगाता हूँ तो ये टूट जाएगा या इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो दुनिया में प्रॉपरली 100% रिजिड बॉडी हमारे पास कोई नहीं होती है। लेकिन क्या है, इसलिए हम बोलते हैं रिजिड बॉडीज में क्या होता है, डिफॉर्मेशंस आर नेग्लिजिबल, तो वो बोल देंगे रिजिड बॉडीज। और ऐसी बॉडीज व्हेन दीज आर सब्जेक्टेड टू फोर्सेस देन दे मे डिफॉर्म, मतलब उनकी लेंथ, विड्थ, हाइट किसी भी चीज में चेंज हो सकता है। दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेबल बॉडीज, ठीक है। अब देखिए मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज हमने अलग पढ़ेंगे, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज अलग पढ़ते हैं। अब देखो क्या है, रिजिड बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमारे पास एक बॉडी है परफेक्ट मार्कर, तो हम क्या करेंगे, मान लो इसकी स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स कंडीशन अलग देखेंगे। मतलब जब व्हेन इट इज स्टेशनरी हम इसको कुछ फोर्स लगाएं, ठीक है, कहीं भी कुछ भी करें इसके साथ, ठीक, लेकिन बट इन स्टैटिक कंडीशन। और एक हो सकता है हम इसकी डायनेमिक्स को स्टडी करें, मतलब कि मोशन भी हो रहा है और फोर्स भी हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम देखें स्टैटिक्स, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज अंडर स्टैटिक कंडीशन, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज अंडर स्टैटिक कंडीशन, आप फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड एज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये जो है सब्जेक्ट आपने पढ़ा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ोगे, ठीक है। ये क्या बनेगा, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज अंडर स्टैटिक कंडीशन इज नथिंग बट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब देखो क्या करते हैं, अब यहां से स्टार्ट, इसको मैं छोड़ देता हूं डायनेमिक्स।
यहां से स्टार्ट करते हैं, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो ये वाला आप पढ़ते हो फ्लूइड मैकेनिक्स। भाई देखो थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखो, लेकिन आपको लिटरली कंसेप्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि कहाँ से आपको चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें हैं। सभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स निकला हमारा, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स ओनली, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब बात करते हैं सॉलिड्स की, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स, ठीक है। क्या हो गया, दो टाइप की, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। मतलब कोई भी सॉलिड, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी हम स्टडी करेंगे, स्टैटिक में कर लो, और एक क्या कर लो, मोशन भी होना चाहिए प्लस फोर्स भी होना चाहिए, डायनेमिक्स में कर लो। तो जो स्टैटिक्स, जैसे यहां पढ़ो, ये पढ़ो क्या है, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स अंडर स्टैटिक कंडीशन, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स अंडर स्टैटिक कंडीशन, दिस इज नथिंग बट स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल। गोल्ड मिल गया, गोल्ड बिल्कुल। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, सॉम में आप जैसे ही स्टार्ट करोगे सबसे पहला अजम्पशन लेते हो इक्विलिब्रियम मान के चलते हो, और कोई भी एक्सेलरेशन, कोई भी वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट के पास नहीं है। दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। भाई ये बॉडी है मेरे पास, आप क्या पढ़ रहे हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेसेस पढ़ते हो। स्ट्रेस कब आएगी, आप मूव करा दो, फोर्स लगा दिया, मूव कर गया, स्ट्रेस आई नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दी। ये हाथ से मैंने पकड़ा, इस हाथ से फोर्स लगाया, अब इसमें स्ट्रेस आया ना, इसको दबाया, अब स्ट्रेस आया ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस लाने के लिए इसके मोशन को पहले जीरो करना पड़ेगा। दैट इज द स्टैटिक कंडीशन। तो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स अंडर स्टैटिक कंडीशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स अंडर डायनेमिक कंडीशन। डायनेमिक कंडीशन क्या, जहां पे आपका मोशन भी है और जहां पे आपके फोर्सेस भी हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी क्या है, सॉलिड है, और दूसरी बात सॉलिड डिफॉर्म भी करती है। कौन सा होता है ऐसी सॉलिड बॉडी जो डिफॉर्म भी करेगी और जो डायनेमिक कंडीशन में है, स्प्रिंग्स। भाई स्प्रिंग जो होता है, आप देखते हो गाड़ी में स्प्रिंग जो लगा होता है वो क्या करता है, पहली बात तो वो डिफॉर्मेबल है, सॉलिड तो है ही, और डायनेमिक कंडीशन में है। उसमें देखो आप करोगे जैसे मूवमेंट होता है, प्लस क्या है, फोर्सेस भी हमारे लगते हैं, ठीक है। सो दिस इज स्प्रिंग्स। और स्प्रिंग्स में हम क्या पढ़ते हैं, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन हमारा जो यहां से चैप्टर 1 निकलेगा, एक्चुअली क्या है, वाइब्रेशन को हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के साथ क्लब करते हैं, लेकिन गेट भी वाइब्रेशन को अलग से देता है। वाइब्रेशन इज बहुत 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 बेकार चीज होती है वाइब्रेशन। मैं तो बताया, जैसे प्रैक्टिकली आप कहीं जाके जॉब करोगे, काम करोगे, तो आप देखोगे सब 90% टाइम में हम वाइब्रेशन को जो है टैकल करते हैं, वाइब्रेशन को ट्रैक करने के बाद में अपनी एक्टिविटी को प्लान करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वाइब्रेशन जो है बढ़ा, जैसे ही बढ़ा वैसे ही हमें बहुत सारी चीज पता लगती है, हाँ यार अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है कुछ, ठीक है। फिर अपना जो है ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करते हैं। तो वाइब्रेशन बहुत खराब चीज होती है, मतलब सिस्टम में नहीं होना चाहिए मोस्टली, ठीक है। कहीं कहीं पे अच्छा भी होता है। चलिए, तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट मिल गए भाई, फ्लूइड मैकेनिक्स ले लो 6 नंबर का है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2 नंबर की तो आएगी, वाइब्रेशंस 2 से 4 नंबर का आ जाता है अकेले क्वेश्चन, 2 नंबर का तो फिक्स है, लिख के गारंटी पूरी, 2 नंबर वाइब्रेशन, और 100 हमारा 8 नंबर का हो गया, ठीक है। देखो किससे आया, मैकेनिक्स से आया। अभी तक सोचा था कभी ऐसा, सोचा होगा तो अच्छी बात है। अब हमारे पास एक चीज बची, आपको समझ ही गए होगे क्या चीज है वो, डायनामिक्स। देखो कैसे पढ़ोगे, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज अंडर डायनेमिक कंडीशन, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज अंडर डायनेमिक कंडीशन, इट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन, देखो थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग जो हमारी मशीन्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, सिलेंडर है, क्रैंक है, उनका मोशन कैसे होगा, उनमें फोर्सेस क्या आ रहा है, ठीक, कितना वेलोसिटी, कितना एक्सेलरेशन होगा, ये सब हम लोग पढ़ते हैं किसमें, थ्योरी ऑफ मशीन में। फिर गियर के बारे में पढ़ते हैं। तो गियर क्या है, गियर इज अ रिजिड बॉडी है ना, जो भी इसमें हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी रिजिड बॉडी होती है। अभी मैं स्टार्ट करने के बाद में एक टर्म लिखूंगा, रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये रिजिड ही मान लो, लेकिन क्या है, रिजिड का मतलब ये कि आप गारंटी दे दो इसमें डिफॉर्मेशन 0 होगा।
क्या आप दे सकते हो गारंटी? नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें डिफॉर्मेशन जीरो हो, वो लोड पे डिपेंड करे कितना आप लगा रहे हो। तो इसलिए वो रिजिड नाम ना लिख के वी यूज्ड टू राइट रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? वो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, जिस रेंज का फोर्स लगाओगे उस रेंज के लिए वो रिजिड की तरह ही काम करेगी, बट द नेम इज रेजिस्टेंट बॉडी। तो थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट करने से पहले ही हम ये अजम्पशन लेते हैं कि भाई द बॉडी इज रेजिस्टेंट, ठीक है। दैट इज द थ्योरी ऑफ मशीन। फिर से देख लो, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज अंडर डायनामिक कंडीशन इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में हम ये पढ़ेंगे। तो आई थिंक समझ पाए होगे। 8 8 16 16 और मान लो इसको 2 मान लो 18 18 और 2 20, ठीक है 20 और ये 6 नंबर का 26, मतलब मिनिमम मैंने लेके जाए 2 नंबर इसका माना है और 2 इसका, मे बी अगर ये एक्स्ट्रा होगा तो आपके 30 नंबर तक ये मैकेनिक सिर्फ देके जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग आते हैं अपने टॉम पे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अब ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। थ्योरी ऑफ मशीन में हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर तो भाई अपने अपने हिसाब से कम ज़्यादा हो सकते हैं, मेरे हिसाब से 10 चैप्टर्स बनेंगे। देखिए टॉम का मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस लिख के बताया। सबसे पहले समझ लो, जो कॉलेज में है सेमेस्टर में, तो आप देखो टॉम थ्योरी ऑफ मशीन को 2 सेमेस्टर में शायद करते हैं कवर। जैसे मेरे कॉलेज में तो ऐसा हुआ था, अब आई डोंट नो अलग अलग कॉलेज में कैसा होगा। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन, तो आप टॉम को 2 सेमेस्टर में खत्म करते हो। कॉम प्लस डॉम दोनों को हम लोग मिला के टॉम बोलते हैं थ्योरी ऑफ मशीन, और इसको हम कवर करेंगे। दिस इज द सिलेबस। देखिए एक स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ये है कि जो चैप्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसको मैं बोलता हूँ हॉट चैप्टर। और जो टॉपिक, हर चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं कि जहाँ से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं या पास्ट में बहुत बार उससे पूछा गया है, ठीक है, तो उसको मैं बोल दूंगा हॉट टॉपिक, ठीक है। हॉट चैप्टर एंड हॉट टॉपिक, ठीक, ओके। देखिए सबसे और दूसरा ये जो हॉट चैप्टर हॉट टॉपिक है, उसका मेरे बोलने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको क्या करना है कि वही चैप्टर वही टॉपिक करने हैं। देखो अगर आपको रैंक बनानी है तो जो लोग करते हैं वो तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं या बहुत कम लोग करते हैं वो भी आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी रैंक बनेगी। चलिए देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल मैकेनिज्म्स। फर्स्ट चैप्टर इज सिंपल मैकेनिज्म्स, सेकंड इज मोशन एनालिसिस, जिसमें हम 2 पढ़ेंगे, वेलोसिटी एनालिसिस एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, ठीक। देन थर्ड चैप्टर इज गियर्स, गियर पढ़ेंगे। फोर्थ इज गियर ट्रेन्स पढ़ेंगे। देन उसके बाद गवर्नर है, उसके बाद फ्लाईव्हील है, उसके बाद बैलेंसिंग, मैकेनिकल वाइब्रेशंस हो गए। 9th इज कैम एंड फॉलोअर, 10th इज जायरोस्कोप। हॉट टॉपिक देखो क्या क्या है। हॉट टॉपिक में फ्लाईव्हील एक आता है। फ्लाईव्हील से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू गवर्नर। आता है, इससे ही पूछेगा, गवर्नर से ही पूछेगा, बट फ्लाईव्हील से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। इसके बाद मैकेनिकल वाइब्रेशंस तो है ही। वाइब्रेशन में मिनिमम आपको 2 नंबर दे के जाएगा, ये मिनिमम 2 नंबर है, और मैक्स टू मैक्स 4 नंबर भी पूछा जा सकता है इससे, ठीक, ओके। उसके बाद हमारा आता है गियर ट्रेन्स। एक्चुअली गियर जो होता है इट्स, मतलब मुझे तो गियर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को ये थोड़ा टफ लग जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा टफ है, तो इसलिए तो लोग थोड़ा जो है छोड़ के जाते हैं, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाना है, ये करना है, ठीक। तो इसको भी दिस इज ऑल्सो हॉट टॉपिक। चलो, तो बैलेंसिंग जो है 2017 में किया था ऐड, अब 1-2 बार पूछा गया है, खैर उसमें मैं इसको हॉट में नहीं डाल रहा। ये ऐसे हैं कि जिसमें आपको क्या है हर साल जो है क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं इन चैप्टर से, ठीक है। जैसे इन दोनों में से एक मिल गया किसी पे, इसमें से एक मिल गया आपको, फ्लाईव्हील पे मिल गया आपको, और एक आध क्वेश्चन इन सब से आ गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो जायरोस्कोप है, गायरोस्कोप जो भी है, मैं इसको जायरोस्कोप बोलता हूँ। तो जो जायरोस्कोप है उसमें क्या है ना, एक सिर्फ टॉपिक एक ही है, सिंगल टॉपिक है, और क्वेश्चन बना तो 2 नंबर का बनता है और सिंगल लाइन का होगा आंसर। तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। बस इसमें प्रॉब्लम ये होती है ना, इसमें आपको जायरोस्कोप में 3D अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। खैर मैं आपको बहुत अच्छे समझा दूंगा इसको, जायरोस्कोप, नॉट टू वरी। कैम एंड फॉलोअर इट्स अ क्वाइट बिग चैप्टर, ठीक है, ठीक, लेकिन हम लोग A to Z कवर करने वाले हैं। तो हमारा प्लान ये रहेगा कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल मैकेनिज्म, मतलब इसी ऑर्डर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसी ऑर्डर में चलेंगे, खत्म करेंगे, ठीक। स्टार्टिंग का आपको क्या हो सकता है, ये मोशन एनालिसिस थोड़ा बोर फील करेगा, ठीक है, थोड़ा सा बोर हो सकता है, ठीक। मैकेनिज्म भी आपको थोड़ा सा बोर होगा,
बट ठीक है करना है, बट गियर्स और ये सब फिर यहाँ के बाद हमारा कंप्लीट टेक्निकल टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं। खैर ये भी नॉन टेक नहीं है, टेक्निकल ये भी है, बट थोड़ा सा यू में फील बोर, कुछ चीज़ें जो है सिंपल जैसी हैं, इनमें चीज़ें जो है क्या नाम है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं। टेढ़ी मेढ़ी चीज़ होती तो क्या होता है, दिमाग हम भी हमारा क्या ज़्यादा चलता है, ज़्यादा सोचते हैं। ठीक, चलिए खैर। और दूसरा समझिए टॉम में क्या है, कोई भी चैप्टर एक दूसरे से लिंक नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हमने ये वाला स्टार्ट किया उसके बाद ये करेंगे, सिवाय दो को छोड़ के। जैसे ये गियर्स और गियर ट्रेन, वैसे आप अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन हाँ गियर पड़ा हुआ है उसके बाद पढ़ोगे गियर ट्रेन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा क्या होता है, फ्लाई और गवर्नर। फ्लाई और गवर्नर एक्चुअली क्या है, ये दोनों चीज़ें जो लगाई जाती हैं इनका उद्देश्य लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, लेकिन वैसे बहुत अलग है, वैसे बहुत, इवन दो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि भाई गवर्नर और फ्लाईव्हील में डिफरेंस क्या है, देखेंगे हम सब लोग, लेकिन लगभग सेम चीज के लिए इसको हम लगाते हैं। दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड कंट्रोल डिवाइसेस, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड फ्लक्चुएशंस कंट्रोल डिवाइसेस, ये उनकी कैटेगरी में आती हैं। ठीक, उसके बाद बैलेंसिंग आप कर सकते हो, सेपरेट है, ये भी सेपरेट, ये भी सेपरेट, ये भी सेपरेट, बस ये चीजें जो है थोड़ा सा इंटरलिंक हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल मैकेनिज्म चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा है। नोट्स के लिए क्या है, मैं कोशिश करूंगा यहीं पे सब कुछ लिख दूं और आप वो नोट करो, और जो मैं बोलूं उसको भी एक आध लाइन अगर आपको ठीक लगे तो नोट कर सकते हो। उसके बाद में अगर किसी को नीड होती है नोट्स की तो आप मुझे बता दो कमेंट करके, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल मैकेनिज्म में दो वर्ड आ रहा है, सिंपल एंड मैकेनिज्म। सिंपल का भी एक अलग मतलब है, आपको बताऊंगा, मैकेनिज्म का भी एक अपना अलग मतलब है, जो मैं थोड़ी देर में जो है बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि इसको समझने के लिए दो चार चीज़ें हमें पता होना चाहिए, वो हम पहले देखेंगे। देखो बेसिक से हम स्टार्ट करें। देखो कि कोई भी मशीन है हमारे पास, मशीन में क्या होता है, कोई एक मोशन मिल रहा होता है मुझे, मतलब मेन ये मानो कोई मशीन है मेरी, उसमें मुझे कुछ देना है इनपुट और मुझे आउटपुट मिलेगा। इनपुट किसी और फॉर्म में हो सकता है, आउटपुट किसी और फॉर्म में हो सकता है। तो डिजाइन जो इनपुट दे रहा हूं और मेरा डिजायर्ड आउटपुट है, उसके बीच में मेरी लगी है मशीन। एवरी मशीन वर्क ऑन अ सर्टेन मैकेनिज्म, उसकी वर्किंग की कोई ना कोई एक मैकेनिज्म होती है। मतलब मैकेनिज्म का मतलब क्या है, जो उसके पार्ट्स हैं, मशीन के जो पार्ट्स हैं उनको हमने एक रेगुलर पर्टिकुलर फैशन में अरेंज किया हुआ है, तभी मुझे वो आउटपुट मिलेगा। अगर मैं पार्ट्स को डिसअसेंबल करने के बाद में उल्टा सीधा अगर मैं लगा देता हूं तो मेरे को नहीं मिलने वाला वो आउटपुट। तो इन अ मशीन वर्क्स ऑन अ सर्टेन मैकेनिज्म एंड द पार्ट्स ऑफ द मशीन आर फिटेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर सो दैट वी कैन गेट द डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, चलिए अब जो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनी होती है, उनको हम बोलते हैं लिंक। एक छोटा सा लिंक है, मतलब कोई भी एक पार्ट आप ले लो मशीन का, तुम कहेंगे दिस इज अ लिंक। ठीक है, अब जो है एक टेक्निकल वर्ड आता है हमारा इस चैप्टर में, इस चैप्टर की शुरुआत में ही एक टॉपिक आता है काइनेमैटिक लिंक और काइनेमैटिक एलिमेंट। तो कोई भी एक रैंडमली आप पार्ट उठा लो, मान लो सपोज मैं करता हूँ, कोई भी मेरा एक सपोज एक इस टाइप से कुछ एक बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पिन जॉइंट लगा हुआ है और बस हम खेल रहे हैं। ठीक है, जो होता है ना वो दबाने वाला, बीच में लगा हुआ है स्प्रिंग, खैर इतना चौड़ा नहीं होता है। ठीक है, ये करके मान लो बीच में हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे हम क्या करें, इसको दबाएंगे। ठीक है भाई, हमें रिस्ट अपने ये अपना स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक, तो मान लो इसमें भी क्या है, आप देख सकते हो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक स्प्रिंग है, एक पार्ट ये, एक पार्ट स्प्रिंग। तो मैं कह सकता हूँ कि भी अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं छोटे छोटे पार्ट कर दूं इसका, तो छोटे छोटे अगर पूरा आप अगर डिसअसेंबल करोगे तो ऐसे पार्ट, तो ये जो इसके हैंडल्स होंगे ये भी आ जाएंगे बाहर, ये भी आ जाएंगे बाहर, ये भी एक हमारा पार्ट है, ये भी हमारा एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, और जो ज्वाइंट होगा इसको निकालोगे इसमें भी निकलेंगे पार्ट। तो बहुत सारे पार्ट्स हमें निकलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें उन पार्ट से मतलब है जिनके बीच में रिलेटिव मोशन है। बात समझ रहे हो आप, क्योंकि मैटर वो कर रहे हैं ना, ये हैंडल निकाल के फेंक दो क्या मतलब है, नहीं मत हो ना हो तो हैंडल, बिना हैंडल के भी हम जो है काम चल सकता है। लेकिन क्या अगर मैं मान लो स्प्रिंग निकाल दूं तो काम होगा, चलेगा, पुश करोगे, पुश तो हो गया लेकिन ये बैक नहीं आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे क्या करना है, अपनी मशीन में ऐसे पार्ट्स ढूंढना है जिनके बीच में रिलेटिव मोशन है, मतलब जो किसी और पार्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे मशीन की वर्किंग को डिसाइड कर रहे हैं, उनसे मेरी मशीन की वर्किंग इंपैक्ट हो रही है। सो दोज पार्ट्स हैव गिवन अ स्पेशल नेम एंड द नेम इज काइनेमैटिक लिंक। काइनेमैटिक लिंक
is a part of a machine which is having relative motion with respect to some other part. Are you getting me? I think समझ पा रहे होगे कि भाई काइनेमेटिक लिंक जो होता है हमारा, it is a part of a machine which is having relative motion with respect to some other parts. Definition लिख सकते हैं. काइनेमेटिक लिंक और काइनेमेटिक एलिमेंट, तो मैं लिंक को स्लैश करके लगा देता हूं, आप समझ जाना. काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट क्या होता है? देखिए भाई, क्या एनी पार्ट ऑफ अ मशीन, किसी भी मशीन का एक वो पार्ट विच इज हैविंग relative motion with respect to some other part. आई थिंक समझ रहे होगे आप. मुझे काइनेमेटिक लिंक क्यों डिफाइन करना पड़ा? क्योंकि मेरे को जो जितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उनसे मतलब नहीं है, मुझे बस उन पार्ट से मतलब है जिनके बीच में जो किसी और पार्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में है. ठीक है, जैसे मैं अगर अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो मेरे पास ये सिलेंडर है. सिलेंडर मतलब मैं इंजन का एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज आई हैव अ सिलेंडर. सिलेंडर के अंदर क्या होता है? पिस्टन. अब पिस्टन होता है, पिस्टन का ये मान लो ये यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा जो है क्रैंक लगा हुआ है, और ये दोनों जुड़े हुए हैं किससे? कनेक्टिंग रॉड से. पिन जॉइंट यहाँ पे, एक पिन जॉइंट यहाँ पे, ये मेरा फिक्स है जिसके रिस्पेक्ट में क्रैंक घूमेगा, और ये सिलेंडर भी फिक्स किया हुआ है. ठीक, इसे बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, इसे बोलते हैं क्रैंक, एंड दिस इज अ पिस्टन एंड दिस इज अ सिलेंडर. बहुत सारी चीजें हैं इसमें. सिलेंडर फिक्स क्यों किया, ये फिक्स क्यों किया, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अभी कुछ देर में. बस आप ये समझो, मेरे पास एक ये मशीन है जिसको मैं यूज कर रहा हूं, इसे बोल रहा हूं इंजन. ये इंजन है मेरा. ठीक, अब देखो क्या है, एनी पार्ट ऑफ अ मशीन विच इज हैविंग सम रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट. मेरे को ये बताना है कि इसमें कितने काइनेमेटिक लिंक हैं. कितने काइनेमेटिक लिंक हैं बताइए. कैसे बताएंगे? आप वो पार्ट गिन लो जो रिलेटिव मोशन में है किसी और पार्ट के. जैसे मान लो क्रैंक घूम रहा है किस? इस फिक्स पॉइंट के अबाउट. फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्रैंक घूम रहा है, तो मैं कह सकता हूं क्रैंक इज वन लिंक, एक लिंक हो गया. दूसरा क्या है? कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक के बीच में भी मोशन होगा, और पिस्टन और इसके बीच में भी होगा मोशन. तो मेरे को ये देखना है किसी भी लिंक के अबाउट इसका जो है रिलेटिव मोशन हो जाए, वो मेरा लिंक में काउंट हो जाएगा. जैसे ये कनेक्टिंग रॉड, लिंक 2 हो गया. सिमिलरली देखो, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच में रिलेटिव मोशन होगा. यहां पिन ज्वाइंट होता है, यहां पे भी गजियन पिन बोलते हैं इसको. ठीक है, तो ये पिस्टन कौन सा हो गया? तीसरा लिंक हो गया. अब देखो क्या है, सिलेंडर भी फिक्स किया हुआ है, और ये भी यहां भी जो है फिक्स मेरा लिंक है. जो क्रैंक जिससे जुड़ा है वो फिक्स से जुड़ा है, मतलब ग्राउंड से जुड़ा हुआ है. सिलेंडर भी फिक्स किया हुआ है. तो मतलब क्या है, जो फिक्स होता है उसको भी एक लिंक काउंट करते हैं. क्यों? क्योंकि आप ऐसा करो भाई, क्रैंक के ऊपर बैठ जाओ जाके, तो आपको लगेगा ग्राउंड घूम रहा है. हम मतलब ये पिस्टन नहीं घूम रही है, ये धरती घूम रही है, ग्राउंड घूम रही है. ठीक है, ओके. तो इसलिए क्या है, फिक्स को भी हम एक लिंक मानते हैं. फिक्स यहाँ फिक्स जितने भी होंगे वो सारे सेम होंगे. तो यहाँ देख सकते हो कितने हमारे लिए लिंक मिल गए. खैर, मैं नंबर ऑफ लिंक कैसे निकालते हैं मैं आपको आगे चल के बताऊंगा. बस आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि रिलेटिव मोशन जिन के बीच में होगा, दैट पार्ट ऑफ मशीन विल बी कॉल्ड एज अ काइनेमेटिक लिंक और काइनेमेटिक एलिमेंट. तो यहाँ पे मेरे काइनेमेटिक लिंक मेरे 4 हैं इस मशीन और मैकेनिज्म में. आई थिंक आपको जो है ये बात समझ आई होगी. अब देखिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि भाई काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट होने के लिए क्या कुछ कंडीशन है या कंडीशन है. कैसे? देखो, मैंने आपको बताया था पहले कि रिजिड बॉडी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि रिजिड बॉडी ये बोलती है कि भाई आप गारंटी से साइन कर दो हमें कि आप में जीरो डिफॉर्मेशन होगा. इट इज इम्पॉसिबल. कोई भी चीज आप ले लो, जीरो डिफॉर्मेशन होना ही नहीं है. बस आपको क्या करना है, फोर्स की वैल्यू ज्यादा लगानी है उस पर, वो डिफॉर्म हो जाएगी, इवन ब्रेक हो जाएगी. ठीक है, तो क्या हो रहा है इसलिए एक नया वर्ड आता है दैट इज रेजिस्टेंट बॉडी. वो यहां पे यूज है इसका. देखो,
एक कोई भी लिंक, कोई भी मशीन का पार्ट काइनेमेटिक लिंक होगा, उसके लिए एक कंडीशन है। फॉर अ पार्ट ऑफ बॉडी, कोई भी मशीन है, मशीन ले लो, बॉडी छोड़ो, फॉर अ पार्ट ऑफ अ मशीन टू बी अ लिंक, टू बी अ लिंक it should be a resistant body. रेजिस्टेंट, TNT, रेजिस्टेंट, T लास्ट में T है, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंट बॉडी। अब देखिए यहां हम समझते हैं व्हाट इज अ रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है? व्हाट इज अ रेजिस्टेंट बॉडी? भाई रेजिस्टेंट बॉडी कंडीशन क्या है हमारी? दो कंडीशन है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर, कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर, एंड सेकेंड वन इज इट शुड रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, शुड रेजिस्ट, ये हम कह सकते हैं इट शुड बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग डिफॉर्मेशन, शुड बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग डिफॉर्मेशन। देखो भाई ये एक्चुअली क्या कि भी कोई भी मशीन का ऐसा पार्ट जो कि काइनेमेटिक लिंक की तरह यूज हो रहा है, मतलब उसमें कुछ रिलेटिव मोशन है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट, तो उसको रेजिस्टेंट बॉडी होना पड़ेगा, तभी वो काइनेमेटिक लिंक बन सकता है। क्यों है ऐसा? देखो अगर मान लो आपकी कोई ऐसी बॉडी आपने ले ली जो पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, मतलब उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, या हम कह सकते हैं जैसे आप पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट किया और वो क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो गया, ब्रेक हो गया या लूज हो गया, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, मशीन का ऑब्जेक्टिव जो हमारा, वो फेल कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, सपोज मैं अगर बनाऊं कि एक ड्राइवर है और एक ड्रिवन है, इसके बीच में क्या होती है, पुली एक रहती है। अब इस पुली की जगह मैंने क्या किया, सॉरी पुली नहीं, बेल्ट रहती है, पुली तो ये है, बेल्ट रहती है, उस बेल्ट की जगह मैंने क्या किया ना, यहाँ हटा के आप लेडीज लोगों का जो बैंड रहता है, हेयर बैंड, वो लगा दो, रबर जो रहती है। अब क्या आपको लगता है वो रबर इनके मोशन को ट्रांसमिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी हैवी है, ये भी हैवी, और मोशंस भी इनके जो है आरपीएम भी ज़्यादा है। तो जैसे ही ये यहाँ पे आप लगाओगे रबर, वैसे क्या होगा, वो स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेच हो जाएगी मतलब इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं कर रहा है। शुड बी कैपेबल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इट विल कीप ऑन डिफॉर्मिंग, आपका पावर ट्रांसमिट हो ही नहीं पाएगा। सिमिलरली क्या हुआ कि आपने जो लिया, पावर ट्रांसमिट करना था बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने ले लिया बहुत हल्का एलिमेंट, वो क्या हुआ, ब्रेक हो गया, तो पावर हमारा ट्रांसमिट नहीं कर पाया, तो ऑब्जेक्टिव फेल। नाउ इट कैन नॉट बी यूज इन अ मशीन, दैट्स वाई हमने क्या, ये इसको जो है एसओपीज बनाए, ऐसी बॉडी हमें चाहिए। अभी हमने देखा व्हाट इज द काइनेमेटिक लिंक। अब हम बात करते हैं लिंक के टाइप क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप्स के आपको लिंक देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ लिंक्स। फर्स्ट इज रिजिड लिंक। देखिए रिजिड लिंक में क्या होता है, ये ऐसे लिंक हैं जिसमें डिफॉर्मेशंस आर निग्लिजिबल होते हैं, मतलब होते ही नहीं है, डिफॉर्मेशंस आर निग्लिजिबल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्रैंक हो गई, आपने नाम सुने होंगे, ये क्रैंक, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर, ऐसा, ये सब चीज़ें क्या है, लाइक रिजिड बिहेव करती हैं। इसमें इनमें जो है डिफॉर्मेशंस आर नेग्लिजिबल। बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे हैं। तो ऐसे लिंक जिसमें डिफॉर्मेशंस हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एज रिजिड लिंक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक्स क्या होते हैं, देखो, दोज लिंक्स इन विच डिफॉर्मेशंस आर देयर बट आर इन
परमिसिबल लिमिट्स। देखो, डिफॉर्मेशंस आर इन परमिसिबल लिमिट्स। डिफॉर्मेशन तो है बट परमिसिबल लिमिट के अंदर है। एग्जाम्पल क्या होगा, आपने देखा होगा बेल्ट, कभी आपने बेल्ट लगा हुआ देखा होगा, जैसे कभी आटा चक्की पे आप जाओ, आटा चक्की पे आप देखोगे वहां पे क्या बेल्ट लगी होती है बहुत सारी, तो आपको फील होगा जैसे वो स्टार्ट करेगा तो बेल्ट थोड़ी सी खिंचती है, थोड़ी सी खिंचती है बेल्ट वो, तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है। तो वहां पे क्या है, डिफॉर्मेशन है बट विद इन परमिसिबल लिमिट है, परमिसिबल लिमिट के अंदर है। ऐसा नहीं है कि वो इतने ज़्यादा है कि इट इज़ कीप ऑन डिफॉर्मिंग। जैसे बेल्ट हो गई, चेन हो गई, चेन में भी थोड़ा क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। रोप हो गया, ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे आपको ये डिफॉर्मेशंस मिलेंगे बट वो लिमिट के अंदर होंगे, काम चला सकते हैं। थर्ड होता है हमारा फ्लूइड एज अ लिंक, दैट इज फ्लूइड लिंक। देखो क्या होता है इसमें, क्या हम कह सकते हैं, फ्लूइड इज एक्टिंग एज अ लिंक, फ्लूइड एज अ लिंक। एज अ लिंक, जैसे हम देख सकते हैं, मान लो सपोज करो आप क्या कर सकते हो, एक ब्रेक का एग्जांपल ले सकते हो, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक का आपने एग्जांपल लिया मान लो, या हाइड्रोलिक लिफ्ट का ले लो कि भाई यहाँ पे आपने क्या किया, कुछ एक साइड से फोर्स लगाया आपने और एक साइड से कुछ सामान दे दिया, कहीं से ही फोर्स लगाओ कहीं से सामान, तो आपको लगेगा कि क्या है, इधर से फोर्स दोगे इधर से उठ जाएगा सामान, इधर से दोगे तो इधर से उठ जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि आप फ्लूइड के थ्रू अपना क्या कर रहे हो, फोर्स को ट्रांसमिट कर रहे हो, फोर्स को ट्रांसमिट कर रहे हो, पावर को ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है। तो फोर्स एज अ फ्लूइड एज अ लिंक कब हुआ, जब हमने क्या किया, फ्लूइड के थ्रू पावर और फोर्स को हमने क्या किया, ट्रांसमिट किया। लेकिन ध्यान देना, जैसे अब एग्जाम्पल लिखूँ, अगर मान लो एग्जाम्पल लिखें तो क्या बोलोगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, या हाइड्रोलिक जैक हो गया। हाइड्रोलिक जैक भी तो ऐसे ही काम करता है, हाइड्रोलिक जैक्स हो गए, ठीक है। अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि टरबाइन में जो फ्लूइड काम हो रहा है वो क्या है, वो भी एक लिंक है, दैट इज नॉट अ लिंक। टरबाइन फ्लूइड अगर मैं बात करूं, जैसे कुछ भी यूज कर रहे हो, मान लो स्टीम यूज कर रहे हो या फिर वाटर यूज कर रहे हो, टरबाइन में जो फ्लूइड होता है वो हमारा लिंक नहीं होता है, दैट इज नॉट अ लिंक। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा दिस फ्लूइड इज ट्रांसमिटिंग और ट्रांसफर, ये ट्रांसफर कर रहा है फोर्स को, लोड को और पावर को। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड जो है अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कहीं पे वो क्या कर रहा है कि अपना प्रेशर राइज करता है, कहीं पे अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं कर रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे फ्लूइड और पावर का ट्रांसफर हो रहा है। तो जहाँ पे इसके थ्रू, फ्लूइड के थ्रू अगर पावर और फोर्स का ट्रांसफर होगा उसे बोलेंगे द फ्लूइड इज एक्टिंग एज अ फ्लूइड लिंक। बट अगर मान लो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन वन फॉर्म टू अदर, तो उसको हम फ्लूइड एज अ लिंक नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको हम फ्लूइड एज अ लिंक नहीं बोलेंगे। बाकी ये जो ऊपर एग्जांपल लिखे इनमें अपना हमारा क्या होगा, फ्लूइड एज अ लिंक काम करेगा। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले देखा व्हाट इज अ काइनेमेटिक लिंक, देन उनके टाइप देखे हमने, ठीक है। अभी हम बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। जैसे हमने देखा कि भाई काइनेमेटिक लिंक हम उसको बोलते हैं विच इज हैविंग सम रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर लिंक ऑफ द मशीन और द पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म, ठीक है। अब जो रिलेटिव मोशन होगा वो कितने टाइप के रिलेटिव मोशंस हो सकते हैं, जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज दिखाऊं, देखो जैसे मान लो ये है मेरे पास एक, मान लो ये मैकेनिज्म है, ठीक, मान लो इसको क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे लिंक हैं, जो जो पार्ट किसी और के रिस्पेक्ट में मूव कर सकता है उसको हम बोल देंगे वो लिंक है। जैसे ये पार्ट इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, लिंक है, ऐसे मूव कर रहा है, ये भी लिंक है, ये मूव कर रहा है, ये भी लिंक है, ये वाला मूव कर रहा है, ये भी लिंक है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ये भी लिंक है, कुछ भी है, जितने भी ये मूव कर रहा है ये भी लिंक कर लो, कितने सारे लिंक हैं इसमें, ठीक। अब देखो क्या है, लेकिन मोशन अलग अलग है। जैसे मैं अगर इसको फिक्स करूं यहाँ पे, मान लो यहाँ से इसको फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे मैंने फिक्स किया तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैंने यहाँ फोन लगा दिया, अपना मोबाइल यहाँ लगा दिया अगर, तो क्या होगा, इट कैन रोटेट,
इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। तो इसके अबाउट यहां का रिलेटिव मोशन जो होगा वो रोटेशनल है। अभी तक मैंने ये बोला इसका रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कितने टाइप के मोशंस हमारे प्रैक्टिकली पॉसिबल होंगे इन अ मैकेनिज्म और इन अ मशीन, एनीथिंग। अभी मैकेनिज्म और मशीन के बारे में सोचो ही मत, मैं बस वहीं पे आने वाला हूं कि मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिज्म की उत्पत्ति कहां से हुई एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंपल वर्ड। ठीक है, चलिए ऐसे ही मान लो इसको यहीं पे रखा मैंने, ये वाला क्या है, इट कैन नॉट रोटेट, ये रोटेट नहीं करेगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ये ऐसे ऐसे करेगा मूवमेंट। ऐसे सिमिलरली ये है, मान लो यहां मैंने पकड़ा इसको, ये रोटेट नहीं करेगा, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा। तो हर एक लिंक का डिफरेंट मोशन होता है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वन। तो अभी हम जो है उस ऑब्जेक्टिव में घुस रहे हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन दैट विल एग्जिस्ट बिटवीन द लिंक्स। ठीक है, यहीं पे टाइप ऑफ रिलेटिव मोशंस। चलो अब देखो क्या है भाई, 3 टाइप के हमारे होते हैं रिलेटिव मोशंस। ठीक है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, और हमारा होता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। अब देखो हमारा रिलेटिव मोशंस 3 टाइप के होते हैं। एक टाइप हमारा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, सेकेंड टाइप इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन एंड थर्ड टाइप इज अनकंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, उसको समझने से पहले मैं यहाँ फंडा लिख रहा हूँ, फंडा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये फंडा समझ गए ना तो आप ऐसे उड़ा दोगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो क्या क्वेश्चन दे मतलब क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आपको दे दी और आपसे ये पूछ सकता है विच टाइप ऑफ मोशन इट इज। ठीक है, ऑप्शन दे देगा कंप्लीटली, सक्सेसफुली और अनकंस्ट्रेंट, या कुछ और दे देगा उसमें लिख के। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एक स्टेप में उड़ना चाहिए। देखो कैसे, देखो फंडा क्या है। देखो कभी भी आप क्या करो, रिलेटिव मोशन जब भी आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो ऑफ कोर्स क्या करोगे, कोई भी 2 लिंक आप लोगे। भाई इस कोई भी एक मैकेनिज्म मान लो ये वाली ले ली, मुझे अगर रिलेटिव मोशन देखना है तो किसी 2 लिंक के बीच में मैं देखूंगा, या तो फिक्स वाले इसके बीच में या इसके कैसे भी करके देखोगे, आप किसी भी 2 लिंक के बीच में देखोगे। तो जिन लिंक्स के बीच में आप रिलेटिव मोशन देख रहे हो उनको आप मान लो सिस्टम। बात समझे आप, क्या मानोगे उसको, सिस्टम मान लो। क्या सिस्टम क्या है, ये वो लिंक है जिनके बीच में मैं रिलेटिव मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। मान लो लिंक 1 एंड लिंक 2, L1 एंड L2। लिंक 1 एंड लिंक 2 क्या है, मेरे पार्ट ऑफ सिस्टम है, और बाकी दुनिया में जितने भी लिंक हैं उस बॉडी के, उस मशीन के, वो मेरे लिए सराउंडिंग है। दैट इज सराउंडिंग फॉर मी। ठीक, ये बात बस गांठ बांध लो। सिस्टम क्या है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे जो टाइप ऑफ रिलेटिव मोशंस है बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, टफ ये चीज़ है समझना, वो बहुत ईजी है। तो क्या समझे आप, जो जिन लिंक के बीच में मेरे को रिलेटिव मोशन निकालना है उन लिंक्स को मैं क्या मान लूंगा, सिस्टम मान लूंगा। बाकी दुनिया में जो कुछ बचा, चाहे वो बाहर हो या फिर सिस्टम में ही हो, लेकिन इन दोनों के अलग है, कोई थर्ड लिंक है, उसको मैं सराउंडिंग मानूंगा। ये बात मेरे दिमाग में घुस गई, बस अपना नाम भूलूंगा लेकिन ये बात नहीं भूलूंगा। अब देखो चीजें कितनी सिंपल हो जाएंगी। सबसे पहला हम बात करते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन की। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, देखो when the motion is constrained। अच्छा, कंस्ट्रेंट की बात नहीं की ना, पहला टाइप का है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। अब इसमें एक वर्ड आया कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का आप अगर हिंदी मतलब सोचो तो क्या मिलेगा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यस, ओके। तो कंप्लीट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रेंट का आप अगर हिंदी मतलब देखोगे तो आपको निकलेगा विवश करना। विवश हो गया, बेचारा लाचार हो गया या फंस गया, एक ही ऑप्शन उसके पास है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट का मतलब आप यहां पे ये समझो यूनिक। कंस्ट्रेंट का मतलब है ओनली वन, यूनिक, ओनली वन मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। फंस गया, लाचार हो गया, बेबस हो गया, एक ही ऑप्शन है उसके पास, और हम कह सकते हैं दैट इज द यूनिक मोशन। इसको हम बोलेंगे ओनली वन मोशन। कंस्ट्रेंट का मतलब ओनली वन मोशन। ठीक है, तो मान लो मेरे पास सपोज एक शाफ्ट है,
आई हैव अ शाफ्ट, ये शाफ्ट है मेरे पास। शाफ्ट हमेशा सर्कुलर नहीं होता है, सर्कुलर होगा तो वो बोलेगा देयर इज अ सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है। तो मेरे पास भी सर्कुलर शाफ्ट नहीं है। अब इस शाफ्ट में मैंने एक प्लेट ली, प्लेट में होल करके शाफ्ट को थ्रू घुसा दिया, मतलब प्लेट आपने ली, प्लेट में होल किया बीच में और शाफ्ट उसमें प्लेट में घुसा दिया, ठीक है। ये मेरी प्लेट है मान लो, इसमें मैंने होल करके इसको घुसा दिया शाफ्ट को। एंड शाफ्ट जो है, शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज स्क्वायर, ये स्क्वायर शेप का है, शाफ्ट जो है स्क्वायर शेप का है। अब बताओ ये जो है, मान लो ये एक मेरा शाफ्ट हो गया, एक लिंक ये और एक लिंक ये, दो लिंक है, ठीक है। एक लिंक शाफ्ट है और एक ये, क्यों है ये लिंक अलग अलग? क्योंकि ये इस पे इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो सकता है। रिलेटिव मोशन है तो मतलब क्या, ये जो है अलग अलग लिंक होंगे, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को आप ये बताओ कि ये प्लेट का मोशन कैसा हो सकता है, मतलब आप सोचो प्लेट का मोशन कैसा कैसा हो सकता है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि ये प्लेट सिर्फ और सिर्फ इस शाफ्ट पे रेसिप्रोकेट कर पाएगी, बस इसके पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। शाफ्ट के ऊपर ये रेसिप्रोकेट कर पाएगी क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन का स्क्वायर शेप में, अगर राउंड शेप में होता तो ये घूमती भी और रेसिप्रोकेट भी करती, लेकिन अभी ओनली वन ऑप्शन इज देयर दैट इज रेसिप्रोकेशन। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम ने अपने मोशन को खुद से ही कंस्ट्रेंट कर दिया विदाउट द हेल्प ऑफ सराउंडिंग। मैंने बोला था आपको सिस्टम याद रखो क्या है, ये इन दो के बीच में मुझे देखना है क्या, रिलेटिव मोशंस। तो इन दो को मैं मान लूंगा सिस्टम, मैंने इन दो को मान लिया सिस्टम। अब इन दो को सिस्टम मान लिया तो क्या है, कोई अदर चीज बाहर से मैंने कुछ सपोर्ट लिया, पकड़ा इसको प्लेट को, या कुछ मैंने किया, नहीं किया। ओनली लिंक वन और लिंक टू ने खुद से ही मोशन को कंस्ट्रेंट कर दिया, खुद से ही यूनिक मोशन बना लिया, खुद से ही सिर्फ एक मोशन मिल रहा है, रेसिप्रोकेटिंग। कंस्ट्रेंट के नाम से आप परेशान मत होना, बिल्कुल ये समझ लो आप, ओनली वन मोशन, दैट्स इट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। डेफिनेशन वाइज आप लिखो तो आप बोल सकते हो व्हेन सिस्टम इटसेल्फ मेक्स इट्स मोशन कंस्ट्रेंट देन इट इज कॉल्ड एज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, माय डियर फ्रेंड, आप देखो यहां पे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का क्या हो गया, मतलब देखो अब मैं एक नया एग्जांपल लेता हूं। आपने भाई हर एक इंसान ने जो है इंजेक्शन तो लिया, तो इंजेक्शन लगता है, उसमें दो सिलेंडर होते हैं, एक हॉलो होता है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, बहुत खराब, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आई एम नॉट भाई मेरा आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं इंजीनियर। ओके, ऐसे करके इंजेक्शन है, ठीक है। ये देखो यहां से होल हो गया इसमें, ठीक। एक अंदर सिलेंडर पड़ा रहता है जिसको डॉक्टर पुश करता है, ये इधर से डॉक्टर का उंगली आएगी, इसको पुश करेगा, ये इधर है, ये इधर है, ठीक। ये इंजेक्शन है। अभी मान लो मैं क्या करूं, ये ऐसा एक सिलेंडर है, ये डॉक्टर नहीं है अभी, ये जो अंदर वाला जो प्लंजर है, इस प्लंजर के पास कितने मोशंस हो सकते हैं आप देखो। ये प्लंजर इस बाहर वाले सिलेंडर के रिस्पेक्ट में, मतलब बाहर वाला सिलेंडर मेरा लिंक 1 हो गया, प्लंजर मेरा लिंक 2 हो गया। अब इन दो के बीच में मुझे रिलेटिव मोशंस देखने हैं। अगर मुझे इन दो के बीच ओनली वन रिलेटिव मोशन मिल गया तो मैं बोल दूंगा दिस इज द केस ऑफ कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। और अगर इन दो के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो अगर सिंगल नहीं मिला, मोर देन वन मिला, देन आई विल से दिस इज नॉट अ कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। अभी ये नहीं बताया सक्सेसफुली क्या होता है, I haven't exposed yet, ठीक है। ओके, इन दो के बीच में देखो क्या हो सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है साथ साथ में, इसको घुमा को, इसको घुमाओ, घूम सकता है, नहीं घूम सकता, रोटेट कर सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है भाई, ऐसे भी कर सकता है। तो मतलब क्या हुआ, इसमें दो मोशंस हैं। इट इज नॉट द केस ऑफ कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। अब देखो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने जैसे ही इस पे अंदर जब हाथ लगाता है अंदर, तो क्या वो घुमा घुमा के जो है अंदर घुसाता है इंजेक्शन? नहीं, अरे सीधे हाथ लगा के दबा देता है। तो उसने, डॉक्टर ने आके इसका जो रोटेशनल मोशन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया।
डॉक्टर वॉज अ थर्ड पर्सन, क्योंकि मेरा सिस्टम तो सिर्फ ये और ये था, आपने सराउंडिंग की हेल्प ली, यस यू हैव टेकन द हेल्प ऑफ सराउंडिंग, इफ यू हैव टेकन द हेल्प ऑफ सराउंडिंग एंड विद द हेल्प ऑफ दैट विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग यू हैव अचीव्ड ओनली वन मोशन और यू हैव अचीव्ड कंस्ट्रेन्ड मोशन, देन दैट विल बिकम सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन। आई थिंक बात समझे होगे। मैं चिल्ला चिल्ला के बहुत बार बोल चुका हूं कि अगर सिस्टम खुद से ही अपने मोशन को कंस्ट्रेंट कर लेते हैं, कंस्ट्रेंट मतलब ओनली वन आउटपुट, इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ वन होगा, एक ही होगा, तो उसको बोलते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। अगर सराउंडिंग की हेल्प से आप अपने मोशन को कंस्ट्रेंट कर पाए तब उसको हम बोलेंगे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तीसरी बात आती है अनकंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेन्ड मोशन। अनकंस्ट्रेन्ड मोशन, अनकंस्ट्रेन्ड क्या होता है देखो, मान लो पहले वाला जो एग्जांपल मैंने लिया, इसको मिटाना पड़ेगा यार, थोड़े ज्यादा लोग अगर हो जाते हैं इकट्ठा, मान लो ज्वाइन होते हैं, इमीडिएटली आई विल परचेज अ डिजिटल बोर्ड। अभी तो लेना क्या पता आप लोगों को पसंद नहीं आया, मान लो ये लेक्चर अपना जो है मुझे बंद करना पड़ा चैनल, ठीक है, खैर ऐसा होगा नहीं मुझे लगता है। अनकंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है देखो भाई, मान लो आपके पास शाफ्ट है, इस बार जो आपके पास सर्कुलर शाफ्ट है, लकीली यू हैव अ सर्कुलर शाफ्ट एंड द ब्यूटीफुल प्लेट इज स्लॉटेड फ्रॉम बिटवीन, ठीक है, अंदर से आपने इसको स्लॉट किया हुआ है और अंदर से शाफ्ट घुसा दिया इसके, ठीक, ओके। लिंक 1 है, ये लिंक 2 है, इन दोनों के बीच में आप रिलेटिव मोशन की स्टडी करना चाह रहे हो, ठीक है, करेंगे। अगर वो मोशन, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन सिर्फ 1 मिला, सिर्फ 1 मिला और कंप्लीटली कंस्ट्रेंट हो गया तो हम बोलेंगे कंप्लीटली। सराउंडिंग की हेल्प ले ली तब हमारा कंस्ट्रेंट हो गया, तब हम बोलेंगे इट इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। अगर सराउंडिंग की हेल्प से भी नहीं हुआ या मतलब हुआ ही नहीं हमारा कंस्ट्रेंट मोशन, तो हम बोल देंगे उसको अनकंस्ट्रेंट मोशन। यहां देखो क्या हो सकता है, देखो ये प्लेट इस शाफ्ट पे ऐसे रेसिप्रोकेट कर सकती है, ट्रांसलेट हो सकती है, साथ साथ में घूम भी तो सकती है भाई, सर्कुलर होल है, ऑफ कोर्स घूम सकती है, उस टाइम तो स्क्वायर शेप का होल था, घूम नहीं सकती थी, यहां घूम सकती है। तो मतलब आपके पास दो मोशन है, इन दोनों के बीच में दो रिलेटिव मोशन है, इट मींस ना तो ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट है ना तो ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट है, क्योंकि आपने सराउंडिंग की ना हेल्प ली ना कुछ लगाया, बस आपने ऐसे ही दिया हुआ है, एग्जाम में मुझे ऐसा पूछा गया है, तो बोलूंगा दिस इज अ कंप्लीट अनकंस्ट्रेंट मोशन, दिस इज अ अनकंस्ट्रेंट मोशन। अनकंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या हो गया, यू हैव मोर देन वन रिलेटिव मोशन, मोर देन वन रिलेटिव मोशन, मोर देन वन रिलेटिव मोशन। RM स्टैंड फॉर रिलेटिव मोशन, आगे से कभी भी रिलेटिव मोशन आएगा आई राइट RM मींस रिलेटिव मोशन। एक बात बताओ मुझे, आप जरूर, अरे यार कैसे बता सकते हो, प्रॉब्लम तो ये है यार, काश मेरे सामने होते, चलो छोड़ो। अभी आपके दिमाग में ये नहीं आया क्या, ये क्यों पढ़ा मैंने ये क्यों पढ़ा, और मैंने भी स्टार्टिंग में आपको बताया नहीं कि ये क्यों पढ़ना है, क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो आंसर मेरे पास उस टाइम पे नहीं था, अभी मेरे पास आंसर है। मैं जो है एक और बात बता दूं आपको, जो प्रैक्टिकली यूज होता है, कोई भी आप अगर मोशन यूज करोगे, कोई भी ऐसे लिंक्स, ऐसी मतलब जो हमारे लिंक्स होंगे उनमें जो मोशन यूज करेंगे, प्रीफर करेंगे जो हम, वो कौन कौन से होंगे, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट होगा और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट होगा। अनकंस्ट्रेंट मोशन जो है बाह्यात से बाहर इंजीनियर भी कोई डिजाइन करेगा तब भी वो अनकंस्ट्रेंट मोशन को नहीं लेके आएगा पिक्चर में, क्यों, इसका आंसर मैं आपको भी दे रहा हूं। देखो अनकंस्ट्रेंट मोशन क्या बोलता है, भैया हमारे पास गारंटी नहीं है आप इसके सिंगल आउटपुट की, इट कैन गिव 2 आउटपुट। देख लो, पता लगा आपने बनाया हैक्सो और काटना है पेड़ को और काट दिया हमको, तो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी मैकेनिज्म और मशीन की डिजाइन होती है तो उसमें अनकंस्ट्रेंट मोशन को पिक्चर में लेते ही नहीं है, ऑलवेज वी यूज्ड टू टेक द कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। दैट्स व्हाई, दैट वाज द रीजन कि हमने ये क्यों पढ़ा। I have given you 3 examples, मान लो क्वेश्चन बोल सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। काश आप मेरे पास में होते, हम लोग ऐसे पढ़ रहे होते, ठीक है, तो अलग ही मजा होता है, खैर कोई नहीं। हाँ आइए, पहला, दिस इज अ फुट स्टेप बियरिंग, इसमें क्या हो रहा है, क्या होता है, जैसे जो वर्टिकल इंजन्स होते हैं, वर्टिकल इंजन का जो शाफ्ट होता है वो क्या होता है, उसको हम सपोर्ट करते हैं फुट स्टेप बियरिंग में,
ठीक है। तो अब मान लो क्या होता है, इसके ऊपर इंजन है, इसके ऊपर क्या है, इंजन है, बड़ा सा इंजन लगा हुआ है इसके ऊपर। मान लो ये इसको मैं मिटा के क्या कर दे रहा हूँ ना, इंजन लिख दे रहा हूँ इसके ऊपर। दिस इज अ इंजन, और ये इंजन शाफ्ट है, इसको वर्टिकली सपोर्ट किया है किस पे, फुट स्टेप बियरिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, वही वाला एग्जांपल कि सर्कुलर शाफ्ट को क्या किया हमने, एक प्लेट ली, उसमें होल किया, थ्रू डाल दिया इसमें अंदर। अब ये रोटेट भी हो सकता था और रेसिप्रोकेट भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या किया, इस शाफ्ट पे कॉलर वेल्ड कर दिया। कॉलर मतलब क्या होता है, कुछ एक कॉलर इस टाइप का होता है कि हम उसको कोई भी चीज को बाहर नहीं आने देगा, तो हमने कॉलर वेल्ड कर दिया शाफ्ट पे, ठीक है। ध्यान रखना ये कॉलर शाफ्ट पे वेल्ड किया हुआ है, ना कि प्लेट पे। प्लेट से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। कॉलर ये वाला शाफ्ट पे, ये भी शाफ्ट पे, ठीक। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है सिलेंडर के अंदर पिस्टन है। पिस्टन में एक ये कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे जुड़ा हुआ है बाय द गजियन पिन और पिस्टन पिन, यहाँ से हमारा कनेक्ट रॉड जा रहा है। तो अब बताओ इन तीनों में कौन कौन से होंगे, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब क्या टाइम क्या दूं यार, आप बता तो ना पाओगे। तो देखो फुट स्टेप बियरिंग में आपको लग रहा होगा यार, अगर मैं 1 मान लूं और ये 2 मान लूं इसको, तो आप देखो ये वर्टिकल मोशन, ये जो है हमारा 1 और 2 के बीच में कौन कौन से मोशन हो सकते हैं। एक तो रोटेट कर सकता है, फुट स्टेप बियरिंग के रिस्पेक्ट में ये इंजन का शाफ्ट रोटेट कर सकता है, और दूसरा क्या है, ऊपर ऐसे भी तो हो सकता है ना भाई, वर्टिकल मूवमेंट हो सकता है और रोटेशन भी हो सकता है इसका, बिल्कुल हो सकता है। तो लेकिन ध्यान दो, ये इंजन है, इंजन का वेट होता है कुछ, इंजन का वेट मैंने एरो भी बनाया, नीचे की तरफ वेट लगता है, बहुत हैवी इंजन होता है। तो ये वर्टिकल जो मूवमेंट है ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। किससे हुआ रिस्ट्रिक्ट, इंजन के वेट से। इंजन क्या है, सराउंडिंग है, मैंने आपको बोला था सिर्फ और सिर्फ सिस्टम मेरे 1 और 2 होंगे, अगर सराउंडिंग की हेल्प ली तो कौन सा है, दिस इज द सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। दिस इज द सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, SCM, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। दूसरे में आते हैं, देखो क्या है, ये शाफ्ट है और ये क्या है, प्लेट है, जिसको अंदर से हमने स्लॉट किया हुआ है और उसमें अंदर ये शाफ्ट मान लो। अब इनके बीच में हम देखेंगे रिलेटिव मोशन कौन कौन से होंगे, ये पहला लिंक, ये दूसरा लिंक। आप बोलोगे, आप सोच सकते हो कि सर ये 1 लिंक 2 लिंक इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, ये लेकिन ये जो है कॉलर, ये थर्ड पार्टी है, मतलब क्या है, दिस इज द सराउंडिंग। बट ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला था कि हमने इसको बेल्ड कर दिया शाफ्ट पे। जब आपने बेल्ड कर दिया, अब क्या है, इट इज अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ शाफ्ट। तो अब इसमें कहीं बाहर से आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, और आप देखो इनके बीच में, अब देखो रेसिप्रोकेट होके दिखाई दे रहा है, हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्लेट रोटेट ही कर सकती है, रेसिप्रोकेट जैसे ही होंगे, इधर से ये धक्का मार देंगे, नहीं कैसे हो गए, इधर से ये मार देंगे, नहीं कैसे हो गए। तो मतलब क्या हुआ, रेसिप्रोकेशन इसका हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अरेस्ट कर दिया। नाउ ओनली 1 मोशन इज देयर, ये जो प्लेट है इस पे रोटेट कर सकती है बस। That's why it is called as the completely constrained motion. Successfully मत बोल देना, कॉलर को देख के, कॉलर इज अ थर्ड पार्टी मान लो, इसको सराउंडिंग मान लो, नहीं, दिस इज नॉट द सराउंडिंग, दिस इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ शाफ्ट, दिस इज ओनली द लिंक 1। इट मींस लिंक 1 और लिंक 2 ये दोनों ने आपस में मिलकर अपने मोशन को कंस्ट्रेंट कर दिया, दैट्स व्हाई कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। यहां पे आते हैं, यहां देखिए क्या है, पिस्टन है, सिलेंडर है। अगर ये कनेक्टिंग रॉड हटा दूं, मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है रिलेटिव मोशन किसका, पिस्टन और सिलेंडर का। मान लो लिंक 1 इसको मान लिया, लिंक 2 इसको मान लिया, सिलेंडर इज लिंक 2, पिस्टन इज लिंक 1, ठीक है। इन दोनों के बीच मुझे देखना है, तो पिस्टन के पास क्या क्या, अब ये भूल जाओ, कंट्रोल रॉड है ही नहीं, मान लो कनेक्टिंग रॉड इज नॉट हियर। इनके बीच में क्या क्या हो सकता है, पिस्टन एक तो क्या कर सकती है, मैंने इतना गैप बनाया, इतना गैप होता नहीं है, ठीक है, बहुत माइन्यूट गैप होता है पिस्टन रिंग्स। कभी मौका मिला, खैर मौका क्या, आईसी इंजन जब स्टार्ट करूंगा ना, आपको पिस्टन लाके दिखाऊंगा, आपको पिस्टन रिंग्स लाके दिखाएंगे या फोटो दिखाएंगे, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड कैसी होती है, और आपका क्रैंक शाफ्ट कैसा होता है, क्रैंक शाफ्ट पे क्रैंक किस शेप का होता है, ठीक है। सिलेंडर लाइनर कैसा होता है, पूरा खुला हुआ है, ऐसे करके ऐसे हाथ में उछाल के दिखाऊंगा, ठीक है, मस्त, तो मजा आएगा आपको। पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है, और ये जो होता है, ये देखो रेसिप्रोकेट हो सकता है, और दूसरा क्या, रोटेट भी तो हो सकता है भाई। एक सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर है, रोटेट कर सकता है। तो मतलब अभी की बात करूं, अभी इट इज अनकंस्ट्रेंड मोशन। इसको कंस्ट्रेंट बनाने के लिए क्या किया गया, कनेक्टिंग रॉड जोड़ा गया। अब मान लो, अब मैं आपको इतिहास की एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, क्या, देखो हिस्ट्री की बहुत अच्छी बात है। कनेक्टिंग रॉड को सेंटर पे क्यों जोड़ा, सेंटर पे ही क्यों जोड़ा, देखो अगर मैं इसको कनेक्टिंग रॉड को ऊपर जोड़ दूं तो क्या होगा, आपका क्रैंक घूमेगा, मान लो क्रैंक घूमेगा,
मतलब पिस्टन पहले घूमता है, फिर ये जो है क्रैंक घूमता है। तो अल्टीमेटली क्रैंक भी, तो जब हमारा कंप्रेसर स्ट्रोक होगा तो क्या होगा, क्रैंक घूमता है और इस पे लोड लगता है पिस्टन पे। तो ऐसे करके पिस्टन पे लोड लगा, तो आप समझ रहे हो, ये जो फोर्स आएगा यहाँ से, उसकी वजह से टॉर्क आ जाएगा पिस्टन पे और पिस्टन घूम जाएगा। मतलब अब ये जो है कंस्ट्रेंट मोशन रहा ही नहीं, दो मोशन हो गए, ट्रांसलेटरी और रोटरी भी हो गया अगर आपने ऊपर दे दिया तो। अब देखो, तो मतलब कंस्ट्रेंट है ही नहीं, कंस्ट्रेंट नहीं मतलब अनकंस्ट्रेंट, अनकंस्ट्रेंट बोलेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोल देगा यू आर डिस्क्वालिफाइड, क्योंकि अनकंस्ट्रेंट मोशन का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहीं जगह ही नहीं है, नो प्लेस फॉर अनकंस्ट्रेंट मोशन। लेकिन धड़ल्ले से यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने सेंटर से इसको पास किया। सेंटर से पास करने पे क्या इसको कुछ जड़ी बूटी थोड़ा ना मिल गई भाई, हनुमान जी का आशीर्वाद थोड़ा ना मिल गया इसको कि सेंटर से हमने पास किया तो क्या करेगा अब ये जो है जो फोर्स लगाएगा रोटेट नहीं होगा। हाँ मिल गया, नहीं होगा रोटेट। कैसे नहीं होगा? देखो, जितना भी इस कनेक्टिंग रॉड से, जितना भी कनेक्टिंग रॉड से फोर्स आ रहा है, सारा का सारा सेंटर से पास होगा पिस्टन के, और सेंटर से जब फोर्स जाता है तो आर की वैल्यू 0, टॉर्क हो ही नहीं सकता, मतलब पिस्टन अब रोटेट कर ही नहीं सकती। completely arrested the rotary motion of the piston. Only one motion is possible, that is the reciprocatory motion of the piston. Now this is a successfully constrained motion, क्योंकि हमने बाहर से सराउंडिंग की हेल्प लेके इस मोशन को कंस्ट्रेंट बनाया है। ये सेंटर वाला कंसेप्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में आप देखे होंगे, डैम होता है, डैम के साइड में क्या हेमिस्फेरिकल गेट हम लगाते हैं, और उसको कहाँ करते हैं, उसको जो हिंज करते हैं वो सेंटर पॉइंट पे करते हैं, जस्ट सेंटर पॉइंट पे करते हैं। तो क्या होता है, वो गेट खुलता ही नहीं है। क्यों नहीं खुलता है? जितना भी फोर्स लगता है सारा का सारा पास कहाँ से हो रहा है, आपके सेंटर पॉइंट से हो रहा है पास, तो उसमें टॉर्क 0 है, और जब तक टॉर्क 0 तब तक वो घूमेगा ही नहीं। देखिए बहुत अच्छी बात दिखाता हूँ आपको, देखो इसमें बहुत सारे लिंक हैं, इसमें बहुत सारे लिंक हैं, ठीक है, उनके बीच में मोशन भी है, लिंक भी समझ लिए, मोशन भी समझ लिए। अभी देखो क्या है, ये यहाँ पकड़ के फिक्स करके रख दो, ये जिंदगी भर जैसे मूव कर रहा है वैसे ही करेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मोशन कंस्ट्रेंट हैं, सारे के सारे मोशन कंस्ट्रेंट हैं, ओनली यूनिक मोशन होंगे, समझे? अगर ये अनकंस्ट्रेंट होता तो ऐसे ऐसे करता, एक बार आके ये मेरे को थप्पड़ मार के भाग जाता। क्यों? मुझे पता ही नहीं था कि कुछ भी मोशन हो सकता है। खैर अलग हटाइए उस चीज को, नई चीज देखते हैं। देखो, दो लिंक को जोड़ने के लिए इसमें बहुत सारे लिंक जोड़े गए हैं। कैसे जोड़े गए हैं? कैसे जोड़े गए हैं भैया? कुछ ना कुछ आपने ज्वाइंट बनाया है, कुछ ना कुछ दो लिंक के बीच में कनेक्शन बनाया। जैसे मान लो ये हमेशा ये यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो बोल्ट होगा, देखो पास से देखो बोल्ट है यहाँ पे, इसके ये देखो, ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ये इसको मैं अगर लिंक मान लूँ एक, तो ये वाला जो है ये लगा हुआ है, ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, बस रोटेट 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 रोटेट। मतलब क्या हुआ? दिस इज अ कनेक्शन बनाया। अब देखो ये क्या है यहाँ पे, अरे वो हट गया क्या, ये देखो ये इसके साथ में रोटेट कर सकता है, ठीक, चलो ठीक है, छोड़ो ये चीज। तो मतलब क्या है कि आप ये समझो कि भाई आपको अगर डिफरेंट लिंक्स को जोड़ना है तो क्या करोगे, आपको कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, ज्वाइंट्स बनाने पड़ेंगे। दो लिंक को आपने कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन दे दिया, उसको जो कनेक्शन आपने दिया जहां पे उनको ज्वाइन किया, उस पॉइंट को बोलते हैं ज्वाइंट और पेयर, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स इज कॉल्ड एज ज्वाइंट और पेयर। बट इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू लिंक्स आफ्टर ज्वाइनिंग, आपने इन दो लिंक को जो ज्वाइन किया, ठीक है, अगर उसके बाद में इनका रिलेटिव मोशन कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट है, या मैं बोलूं कंस्ट्रेंट है, चाहे वो कंप्लीटली हो सक्सेसफुली हो, कंस्ट्रेंट मींस कंस्ट्रेंट है। तो इफ the connection between two links is called as a joint or pair if the relative motion between these two links is constrained motion, then this pair or this joint will be called as a kinematic pair। समझे बात को? तो क्या चाहिए, मैंने आपको बताया 1000 बार, हमें मोशन नहीं चाहिए, हमें जो मोशन चाहिए वो क्या रैंडम नहीं चाहिए, कंस्ट्रेन्ड मोशन चाहिए। अभी मान लो मैंने यहाँ पे जितने भी ज्वाइंट दिए गए, यहाँ जितने भी ज्वाइंट दिए गए उनमें हमेशा कंस्ट्रेन्ड मोशन मिल रहा है, तभी मुझे हमेशा एक फिक्स मोशन इसका मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लो मेरे को क्या होता, कोई भी ऐसा ज्वाइंट में रैंडमली कोई भी ज्वाइंट सो के उठ के आया, ऐसी ज्वाइंट मार दिया बेल्डिंग, पता लगा मेरे को इसको टर्न करना था और मैंने यहाँ पे इसको बेल्ड कर दिया, मतलब ये घूम ही नहीं रहा, लो फिक्स हो गया, घूमेगा ही नहीं, तो मतलब ऑब्जेक्टिव फेल। तो इसलिए ध्यान रखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, हम लोग अब पढ़ेंगे ये ज्वाइंट्स। मतलब क्या है, आप डिफरेंट लिंक्स को ज्वाइन करोगे तो किस किस टाइप के हमारे पास ज्वाइंट रहते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं।
थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लो, हमने अभी तक क्या पढ़ा इसमें? सबसे पहले पढ़ा काइनेमेटिक लिंक, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ लिंक, और फिर उसके बाद में हमने देखा टाइप ऑफ रिलेटिव मोशंस। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं काइनेमेटिक पेयर। नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेमेटिक पेयर। यार आप लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ो। आप देखो एनर्जी का लेवल अलग ही होगा, अलग ही आपको चीज़ें जो है पढ़ने को मिलेंगी, मज़ा आएगा। फिर मैं अपनी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे लाइफ में हुई हैं, मतलब रिलेटेड टू स्टडी, ठीक है, वो भी शेयर करेंगे। आप उसको देख के मोटिवेट हो सकते हो, अपनी लाइफ को भी प्लान कर सकते हो उसको देख के, ठीक है। बहुत अप्स एंड डाउन रहते हैं हर एक की लाइफ में, स्ट्रगलिंग फेज में, ठीक। जैसे कोई टॉपर होता है, उसके हम स्पीच क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि ठीक है, वो उसने जो फॉलो किया वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि उसको रिजल्ट मिला। आप पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो चाहे आपका स्ट्रैटेजी, आपकी अप्रोच सही थी, फिर भी वो आपकी वैलिड नहीं है। जिसने फॉलो किया, टॉपर है, मान लो टॉप किया या उसका एग्जाम निकल गया, उसकी स्ट्रैटेजी हमेशा सब लोग सही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी ऑफकोर्स है, उसने वो स्ट्रैटेजी फॉलो करके एग्जाम दिया, एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, तो डेफिनेटली उसकी वो स्ट्रैटेजी सही ही रही होगी। खैर आइए, काइनेमेटिक पेयर मैंने आपको बताया, दो लिंक को जोड़ते हैं उसको ज्वाइंट बोलते हैं और पेयर बोलते हैं। लेकिन ये ज्वाइंट और पेयर, काइनेमेटिक पेयर कब बनेगा? काइनेमेटिक पेयर तब बनेगा जब उनके बीच का रिलेटिव मोशन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो थोड़ी डेफिनेशन है, तो मैं लिख देता हूं पहले, फिर अब उसको समझते हैं। देखिए वही लिखी जो मैंने बोला, एनी कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स इज अ ज्वाइंट और पेयर। दो लिंक के बीच में कोई भी कनेक्शन आप करोगे उसको ज्वाइंट और पेयर बोलेंगे। बट ये पेयर को हम काइनेमेटिक पेयर भी बोल सकते हैं अगर इफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स आर कंस्ट्रेंट। जो लिंक को आपने ज्वाइन किया उनके बीच में रिलेटिव मोशन है वो कंस्ट्रेंट होना चाहिए। दैट्स इट। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी आ रही है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज। इसको भी इनफैक्ट लिख लो, मतलब इसी का ही पार्ट है वो, इसको लिख लो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो अभी क्वेश्चन फ्रेम हुआ गेट पे, तो अभी जो हमें दो तीन टॉपिक पढ़े उन पे नहीं, इस पे फ्रेम होने के चांसेस हैं, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर या क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। Every pair is not a kinematic pair. These are special pair. और every joint is not a kinematic pair. नहीं, सिर्फ वही ज्वाइंट और पेयर काइनेमेटिक पेयर होंगे जिन लिंक्स के बीच में हमारा कंस्ट्रेंट मोशन है। ठीक है, हो गया, बहुत है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, केपी स्टैंड्स फॉर काइनेमेटिक पेयर। पहला, टर्निंग पेयर। क्या होता है? व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू, हमने ऐसा ज्वाइंट बनाया कि व्हेन द रिलेटिव मोशन विल बी अ प्योर टर्निंग। टर्निंग का मतलब क्या होता है कि रोटरी मोशन है, इसके और सिर्फ टर्न करेगा, रोटेट करेगा, दैट्स इट, ठीक। व्हेन रिलेटिव मोशन इज प्योर टर्निंग, व्हेन रिलेटिव मोशन is pure turning, then it is called as turning pair. For example, एक लिंक मेरे पास ये है, सिमिलरली लिंक ये है, इन दोनों को उठाया मैंने, एक दूसरे के ऊपर यहाँ रखा और यहाँ पे मैंने एक लगा दी पिन, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है? ये दोनों रोटेट कर सकते हैं, ये इसके अबाउट यहाँ पकड़ो तो ये रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसे बोलते हैं टर्निंग कर सकते हैं। जैसे ये देखो, सेम है, एक लिंक मान लो इसको, मान लो एक लिंक इसको, मान लो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर रखा है? पिन ज्वाइंट कर रखा है। तो देखो ये क्या कर सकते हैं आपस में? टर्निंग कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं। सो दीज आर द टर्निंग पेयर्स, ठीक है, ओके। अब दूसरा हमारा आता है, सेकेंड वन इज फर्स्ट टर्निंग पेयर, सेकेंड इज स्लाइडिंग पेयर, दूसरा इज स्लाइडिंग पेयर। सेकेंड इज स्लाइडिंग पेयर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिज्मेटिक पेयर। और इसको भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिन ज्वाइंट। टर्निंग पेयर को हम पिन ज्वाइंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में हमने एक पिन लगा दी ना, सिर्फ बस पिन ज्वाइंट हो गया। स्लाइडिंग पेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिज्मेटिक पेयर।
प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक पेयर, प्रिज्मेटिक पेयर, PRIZMATIC, प्रिज्मेटिक पेयर। ठीक है, अब इसमें सेम इसमें ही है, व्हेन रिलेटिव मोशन इज प्योर स्लाइडिंग, व्हेन द रिलेटिव, मैं इसको मिटा देता हूं, व्हेन द रिलेटिव मोशन इज प्योर स्लाइडिंग, व्हेन रिलेटिव मोशन इज प्योर स्लाइडिंग, अरे यार प्योर स्लाइडिंग। दो लिंक है, जैसे मैं यहां बना ही देता हूं, ये सिलेंडर है मान लो, ठीक है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, ये सिलेंडर फिक्स है, ऐसे ऐसे जो मैं करता हूं ये किसका सिंबल है, फिक्स का सिंबल है, अंदर पिस्टन है, ये पिस्टन और सिलेंडर, एक लिंक मान लो पिस्टन है और एक लिंक सिलेंडर है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसके पास रिलेटिव मोशन होगा और पिस्टन पे अगर आप बैठोगे तो आपको लगेगा सिलेंडर मूव कर रहा है, तो सिलेंडर के पास भी रिलेटिव मोशन है, तो बोथ आर द लिंक्स। ठीक है, इसको लिंक बोल दिया, इसको लिंक 1 लिंक 2। अब क्या है, इनके बीच में जो मोशन है वो कौन सा है, देखो प्योर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मोशन है, प्योर स्लाइडिंग मोशन। हाँ, इसमें क्या किया मैंने, कनेक्टिंग रॉड जोड़ दिया, नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो रोटेट भी कर सकता है, तो मैंने जोड़ दिया कनेक्टिंग रॉड, लो अब नहीं करेगा रोटेट। ठीक है, तो इनके बीच में स्लाइडिंग है, तो ये वाला जो बनेगा, अब देखो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में कोई ज्वाइंट नहीं है, आप देखोगे फिजिकल ज्वाइंट का है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, लेकिन ऐसे इसको हम ज्वाइंट मानेंगे, एंड दिस ज्वाइंट विल बी कॉल्ड एज स्लाइडिंग पेयर, इसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग पेयर, एंड इट इज ऑल्सो काइनेमेटिक पेयर। ये जितने भी मैं जो है क्लासिफिकेशन कर रहा हूं ये काइनेमेटिक पेयर्स के हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखो ये चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और भी बताऊंगा 2-3, वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली मैकेनिज्म्स में आपको मिल जाएंगे, मोस्ट में डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से आपको वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक ठीक है, जैसे ये टर्निंग तो आपको मिल गया, स्लाइडिंग आपको मिल जाता है इंजन में, ठीक है, और आगे भी देखते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। थर्ड वन इज रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर। देखो भाई रोलिंग पेयर क्या होता है, देखिए रोलिंग पेयर क्या होता है, व्हेन द रिलेटिव मोशन इज प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। अब देखो किसी को रोलिंग नहीं पता, थोड़ा सा रोलिंग समझ लेते हैं क्या होता है। देखो ये जितने भी एग्जाम्पल बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं यही वाले आपको इन्हीं पेयर्स के बीच में ही आपको जो है क्वेश्चन में दिखेंगे, अलग नहीं दिखेगा कुछ भी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यही वाले पेयर्स, यही वाले जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये है रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर में क्या, मान लो ये कहीं फिक्स ग्राउंड है और इस पे ये जो है रोल कर रहा है, ये व्हील या कुछ मान सकते हैं स्फीयर है हमारा, मतलब टच होगा यार ये तो, है ना, ये ग्राउंड है और ये रोल कर रहा है, मान लो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी BCM और ओमेगा से रोल कर रहा है। इफ इट इज प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग कंडीशन ये होती है कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है इसकी स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। स्लिपिंग नहीं होने का मतलब क्या, अब यहाँ इसकी मान लो वेलोसिटी कितनी निकलेगी, BCM वेलोसिटी इसकी इधर से होगी, और बिकॉज ऑफ ओमेगा स्पीड से कर रहा है रोटेट, तो हमारा क्या पीछे की तरफ एक R ओमेगा आएगा इसका वेलोसिटी। अब इसका स्लिपिंग नहीं होना है तो मतलब क्या, VCM शुड बी इक्वल टू R ओमेगा, BCM शुड बी इक्वल टू R ओमेगा। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो हमारा ये वाला पॉइंट आपको हमेशा कभी भी जो है स्लाइड होते हुए नहीं दिखेगा, हमेशा रेस्ट पे दिखेगा ये वाला पॉइंट। तो दिस इज कॉल्ड एज रोलिंग, प्योर रोलिंग। ठीक है, और हम कह सकते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अगर ये डिसबैलेंस हुआ तो मतलब क्या है, फिर आपका ये वाला पॉइंट के पास वेलोसिटी आएगी और आपकी स्लिपिंग मिलेगी, देन यू विल से देयर इज रोलिंग विद स्लिपिंग और विद स्लाइडिंग। ठीक है, ओके, कोई नहीं। अब आगे चलते हैं, ये वाला रोलिंग पेयर कहां पे यूज होता है, रोलिंग पेयर कहां पे यूज होता है, देखो आपको अगर याद हो कैम एंड फॉलोअर, कैम एंड फॉलोअर में इस टाइप से कैम रहता है, ठीक है, यहाँ फिक्स किया, कैम रोटेट करेगा हमारा, इसके ऊपर फॉलोअर होता है। मैं बात कर रहा हूँ रोलर फॉलोअर की, अगर आपको याद हो, एक टाइप का होता है, एक होता है नाइफ एज फॉलोअर, एक होता है रोलर फॉलोअर। इस टाइप से आपने पढ़े होंगे, खैर पढ़े क्या होंगे, टॉम तो मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, अगर हम थोड़ा बहुत टॉम पढ़ा है पहले तो आपने पढ़ा होगा मे बी। तो जो ये रोलर फॉलोअर जो होता है ये कैम पे क्या करता है, प्योर रोलिंग करता है। तो प्रैक्टिकली हमें ये वाला पेयर जो है यहाँ मिल गया। तो ये वाला मान लो मैं लिंक 1 मान लिया, ये रोलर को लिंक 2 माना, तो इन दोनों के बीच में एक पेयर बन रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या, रोलिंग पेयर।
इसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग पेयर बोलेंगे, ठीक है। एंड रोलिंग पेयर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ काइनेमैटिक पेयर। अभी हम काइनेमैटिक पेयर की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्क्रू पेयर, स्क्रू पेयर। नेक्स्ट इज, ये नोट जो है करते रहना साथ साथ में भाई, एक्स्ट्रा टाइम आपको नोट करने का नहीं मिल रहा है, या आपको लगे तो आप तो आपके हाथ में कंट्रोल है सारा, पॉज करके नोट कर सकते हो। फोर्थ इज स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर क्या होता है? मोशन, जैसे स्क्रू पेयर में आप समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो इसको, मोशन ऑफ नट ओवर बोल्ट, स्क्रू पेयर, नट ओवर बोल्ट। जैसे आप देख सकते हो कि बोल्ट होता है, बोल्ट पे आप नट जब चढ़ाते हो तो जो नट का मोशन जो होता है उसी को हम बोलते हैं स्क्रू पेयर, उसी को स्क्रू पेयर बोलते हैं। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, नट बोल्ट। नट बोल्ट इज इटसेल्फ एग्जांपल, नट बोल्ट। नेक्स्ट इज स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर, ये मोशन मतलब रिलेटिव मोशन कर रहा हूं बात में, रिलेटिव मोशन। स्फेरिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर में आप देखोगे बॉल इन सॉकेट जॉइंट, बॉल इन सॉकेट जॉइंट, बॉल इन सॉकेट जॉइंट। बॉल इन सॉकेट जॉइंट, जैसे आप ऐसे देखोगे, आप जो होता है, जो मिरर होता है बाइक वाइक का, बाइक की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें देखोगे एक बॉल जैसी होती है, उस पर क्या हमारा मिरर जो है ऐसे 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 हो जाता है, जस्ट लाइक अ जॉयस्टिक, ठीक है। जैसे मान लो इधर एक स्फेयर टाइप का रहता है, यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, कुछ एक और स्फेयर डाल रखा है, और यहाँ पे आप इसको मूव कर रहे हो जॉयस्टिक से, तो ये हमारा बन गया एक पेयर, जिसे बोलते हैं स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल इसलिए बोलते हैं कि एक्चुअली इसका मोशन क्या होता है, रैंडम होता है, सारे डायरेक्शन में हो जाता है। तो इसके मोशन को हमने क्या किया है, हम ये बोल रहे हैं कि इट इज कवरिंग ऑल द डायरेक्शन ऑफ अ स्फीयर, दैट्स व्हाई द नेम इज स्फेरिकल पेयर इज गिवन। और वैसे इसको समझने के लिए हम ये मानते हैं इसका रोटेशनल मोशन हो रहा है इन 3 प्लेन, तीनों के तीनों प्लेन में इट इज रोटेटिंग। समझने के लिए एक्चुअल में ये ईच एंड एवरी मतलब अलोंग द स्फीयर रोटेट करता है पूरा का पूरा। आई थिंक समझ पाए होगे इतना। अच्छा, ये जो हमने लिखा था अभी, दिस वॉज बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन। ये जो हमने क्लासिफिकेशन लिखा काइनेमैटिक पेयर का, दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन, ठीक है। 5 हमारे पेयर बने, कौन कौन से, टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर और स्फेरिकल पेयर। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टर्निंग और स्लाइडिंग पेयर बहुत इजीली दिख जाएगा। इवन हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, आगे आएगा हमारा, ठीक है, कुछ बैक इक्वेशन आएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ग्रेसॉफ्स लॉ, बहुत ब्यूटीफुल चीज माय डियर फ्रेंड। आपको ग्रेसॉफ लॉ गारंटी दे रहा हूं समझ में नहीं आता होगा, या पढ़ा होगा कभी आपने पढ़ा हो तो वो समझ में नहीं आता होगा, या मे बी किसी ने ड्रॉप किया है, कोचिंग की है, मे बी ऐसा हो सकता है उसको तब भी नहीं समझ में आया हो। और अभी हम करेंगे डिस्कस, तो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे ग्रेसॉफ्स लॉ, ठीक है। खैर आगे देखते हैं। 5 हमारे पेयर हो गए, 5 में से मोस्टली टर्निंग और स्लाइडिंग यूज होता है। अभी जो बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसे हमने ये देखा बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन, नेक्स्ट में हम देखेंगे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, लोअर पेयर, हायर पेयर, रैपिंग पेयर। देन उसके बाद बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्लोजर, सेल्फ क्लोज पेयर, फोर्स क्लोज पेयर, ये सब देखेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं, ठीक है। रॉकेट साइंस आएगी भी तो उसको इजी करके आपके पास देंगे, ठीक है। बस ये है कि जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो और अपना ऑनेस्ट फीडबैक दो पूरा। अगर आपने डिसलाइक भी किया है तो आप एक जस्ट लाइन लिख दो यार। डिसलाइक देख के, सिर्फ डिसलाइक जब मिलता है तो क्या होता है कि ये लगता है कि यार मतलब मे बी कुछ लोग ऐसे हैं जो दे आर नॉट हैप्पी, दे आर जस्ट डूइंग डिसलाइक विदाउट सीइंग द वीडियो। और दूसरा, कभी भी किसी, मेरी नहीं किसी और की भी आप जब वीडियो देखो तो थोड़ा देखो पहले, स्टार्टिंग में जज मत करो, डू नॉट जज द बुक बाय अ कवर, ठीक है। जस्ट ऐसे नहीं कि देखा देखा निकाल रहे हैं, या तो आपको जब आपको नहीं करना है वो सब्जेक्ट तो मत करो। अगर आपने खोली है वीडियो तो 2-4 मिनट 5 मिनट तक देख सकते हो, क्योंकि ये कोई जो है ऐसी वीडियो तो है जिसमें आपको फन मिलने वाला है, ठीक है। फन वाली वीडियो तो है नहीं, दिस इज द वीडियो अबाउट द
कोर सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन। तो डेफिनेटली है, अब जैसे मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया, डेफिनेटली बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में बोर होंगे, लेकिन क्या करूँ, वो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता ना कि वो उतना पोर्शन जो है क्या नाम है स्किप कर दूँ, भाई करना तो पड़ेगा ना पूरा। तो अगर आप देख रहे हो तो पूरा देखो, पेशेंस के साथ देखो। इतना गारंटी मैं दे रहा हूँ कि ऐसी जिस लेवल से मैंने टच किया है, ठीक है, अभी तो मेरा भी मतलब ऑनलाइन में नया ही नया हूँ, तो आई एम नॉट मच एक्सपीरियंस्ड ऑफ इट। धीरे धीरे चीज़ें जो है स्ट्रीमलाइन होती हैं, धीरे धीरे चीज़ें और अच्छी होती जाएंगी और अपना सिस्टम भी इम्प्रूव करते जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि एटलीस्ट थोड़े बहुत रीच अपनी बढ़े, ज़्यादा बढ़े तो मैं एक डिजिटल बोर्ड लेके अपना परमानेंट पूरा रूम जो है उसके हिसाब से सेट कर लेते हैं ऑन माई एक्सपेंस। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा यूट्यूब से मनी आने लगे तब करूँगा, आई कैन डू बाय माई ओन बिकॉज मनी नॉट मैटर्स दैट मच, ठीक है, बस मज़ा आना चाहिए लाइफ में और मुझे टीचिंग करके मज़ा आ रहा है। अभी आप देखो YouTube पे आपको बहुत सारे जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे फ्री में। कोई बना दिया किसी ने थर्मो का, किसी ने बना दिया फ्लूइड मैकेनिक्स का, किसी ने बना दिया थ्योरी ऑफ मशीन का। बनाने के बाद एक सब्जेक्ट बना दिया, फिर उससे बोला कि आप ये देखो, अच्छा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा लगा। अब जो है मेरा कोड ये यूज़ करके आप मेरा ये इसे साइट पे ज्वाइन कर लो, ठीक है, फिर आपको वहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। आपके लिए जितना जो पढ़ा, देखो मैं टू बी फ्रैंक यहाँ जितना भी मैटर चल रहा है किसी पे भी आप ले लो, मैं अपने मेरे नोट्स मेडजी के नोट्स हैं, ठीक है, उसमें मैंने कुछ इनफैक्ट मैंने तो अपना चीज़ ऐड किया है बाई NPTEL बुक्स, लेकिन मैं कुछ देखता हूँ कि जो टीचर जो है सीधे सीधे मेडजी के नोट्स हमारे बहुत रिस्पेक्टेड सर हैं उनके ही नोट्स चले पड़े, डिट्टो नोट्स वही छाप रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, आप जब टीचर हो, जैसे मैं तो आई विल नॉट से आई एम अ टीचर, आई एम इंजीनियर, मेरा मेन जॉब वो है, ये मैं पैरेलल में कर रहा हूँ, साइड में कर रहा हूँ, जस्ट फॉर माय ओन सेटिस्फैक्शन, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन जो लोग डेडिकेटेड टीचिंग कर रहे हैं तो यार उनके नोट्स तुम वही चला रहे हो। अब वो उन्होंने उनका आप जाके देखोगे तो वो अपना हर साल में कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, ठीक है, तुम वही चीज़ पे फंसे हो, अटके हो, वही चीज़ पढ़ा रहे हो, डिट्टो कॉपी छपवा रहे हो और अर्निंग कर रहे हो इतना सारा। भाई आपको अर्निंग हो रहा है, अगर मान लो आपका चल रहा है, तो एटलीस्ट आप बीइंग अ टीचर आप अपने सिस्टम को इम्प्रूव करो ना, बुक्स पढ़ो, नई नई चीज़ एडिशन करो। खैर अब मेरा ये जो मैं बोल रहा हूँ इसमें कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए किसी का, ये मेरा मानना है, दैट्स इट, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, माई थिंकिंग, मेरे हिसाब से, ठीक है। अब बाकी आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। खैर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे का हम लोग करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।